नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज के हिस्ट्री के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है हाउ, व्हेन एंड वेयर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, कैसे हिस्ट्री लिखाना शुरू हुआ, कैसे जो डेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट्स हैं और वो हमारे लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट्स हैं, क्यों उन डेट की ज़रूरत पड़ती है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो हिस्टोरियन जो हैं वो डेट से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। एक समय ऐसा था कि वो डेट्स को बहुत मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुआ इन डेट्स को लेकर के। तो किन डेट्स को लेकर के, तो कब जो रूलर्स थे वो ताजपोशी हुआ उनका, कब जो बैटल्स था, कब वो बैटल्स लड़े, युद्ध लड़े। और एक कॉमन अगर धारणा देखा जाए तो उसमें हिस्ट्री जो था है वो डेट के समानांतर चला है, यानी डेट के पर्यायवाची है। उसको हम बोल सकते हैं कि बिना डेट्स का हम हिस्ट्री को कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हिस्ट्री जो है वो बोरिंग लगता है क्योंकि इसे याद करना पड़ता है, इसमें बहुत सारे जो डेट्स हैं उसको याद करना पड़ता है। तो क्या ये जो कंसेप्ट है लोगों का वो सही है? तो इसको हम जानेंगे। तो हिस्ट्री जो है वो सर्टेनली है क्या कि बहुत सारे जो चेंज हुए हैं समय के साथ उसके बारे में है हिस्ट्री, और फाइंड करना है कि किस तरीके से पास्ट जो है वो पास्ट में क्या गया, चेंजेस जो हुई थी कैसे हुई थी, इसको हम लोगों को जानना है, फाइंड करना है। और जैसे ही हम कंपेयर करना शुरू कर देंगे पास्ट को प्रेजेंट से, तब हमें टाइम को रेफ़र करना होगा और हम इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, उन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर इस संसार में अगर हम रह रहे हैं तो हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते हैं, जो भी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं उसके बारे में। तो हम लोग करेंगे क्या कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे अधिक जो है कि मोमेंट्स, बहुत सारे जो मोमेंट्स हैं, जो क्षण थे, उसको जान करके हम लोग आश्चर्यचकित होंगे और कभी कभी हम लोग क्यूरियस भी हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे कि हाँ एक्चुअली हिस्टोरिकल, क्या ये जो चीज़ है वो हिस्टोरिकल है। और हम लोग कुछ, जैसे कि एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो रोड साइड जो टी स्टॉल है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई इंसान जो है वो क्या कर रहा है, तो चाय पी रहा है। तो हमें ये देख करके वंडर होगा, आश्चर्य होगा कि कब उसने चाय पीना शुरू किया था, मतलब कब से लोग जो हैं वो चाय पीना शुरू किए थे या फिर कॉफ़ी। तो हमें इस चीज़ को की जानकारी नहीं है। यदि हम ट्रेन के खिड़की के बाहर देख रहे हैं और खुद से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कब ये जो रेलवे था वो बनाया गया और इससे पहले जो लोग थे वो कैसे लंबी लंबी दूरी तय करते थे, यानी रेलवे के एज से पहले। तो अगर हम जैसे अब और एग्जांपल है कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सुबह में, तो हम ये सोच सकते हैं, इस बात की जानकारी हमारे दिमाग में मतलब लगेगी कि हम इस बात के बारे में जानें कि न्यूज़पेपर से पहले का जो समय था वो कैसा था और कब ये जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हुआ। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, तो हिस्ट्री से ही। तो जितने भी ये सब क्वेश्चन हैं, वो जो धारणाएँ हैं वो समय के साथ मतलब बदलते जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि ये इसमें जो डेट बताया जाता है वो हमेशा पार्टिकुलर नहीं रहता है, प्रिसाइज नहीं रहता है कि कौन सा ईयर बताया गया या फिर कौन सा मंथ बताया गया। कभी कभी जो है ये गलत भी हो जाता है क्योंकि प्रिसाइज डेट नहीं रहता है। बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो कुछ सालों तक चलती है, लेकिन हम उसको कैसे बताते हैं कि इस समय में हुआ, यानी कि कोई डेट बता देते हैं या फिर कभी कभी कोई ईयर या फिर कोई मंथ। और भारत में अगर देखा जाए तो जो शुरू में लोग यहाँ पे चाय नहीं पीते थे, मतलब डेली जैसे अभी के लोग जो चाय पीते हैं वो नहीं पीते थे, तो कैसे ये उनके जीवन में शामिल हुआ, कैसे उनके टेस्ट में शामिल हुआ और कैसे लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया, तो इसका कोई खास डेट नहीं है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोई सिंगल डेट जो है वो ब्रिटिश रूल का ही भी नहीं है कि कब उन्होंने अपना यहाँ पे आधिपत्य जमाया, कब कब जो नेशनल मूवमेंट, जो सारी नेशनल मूवमेंट हैं वो किस डेट को शुरू हुई और कौन कौन से चेंज हुए हमारे इकोनॉमी में या फिर सोसाइटी में, उसका भी कोई खास डेट नहीं है। लेकिन हम एक डेट को एज्यूम कर लेते हैं और उससे उस चीज़ों को बताते हैं। तो इन सभी चीज़ जो हैं, जो हुआ है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ, यानी समय का जो स्ट्रेच पीरियड है उसमें। तो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं एक स्पैन ऑफ टाइम या फिर अप्रोप्रिएट एक पीरियड, एक अवधि जिसमें कि ये सारे बदलाव हुए हैं जो कि हमें पता चल रहा है, जो हमें दिख रहे हैं। अब क्यों
हम लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री को फिर डेट से रिलेट करते हैं। जब डेट एग्जैक्ट पता ही नहीं है तो फिर हम डेट से रिलेट क्यों करते हैं? तो इसका कारण है कि जो टाइम है और हिस्ट्री जो है इसमें बहुत सारे बैटल्स, बहुत सारे जो इवेंट्स हुए हैं उस बैटल्स और इवेंट्स के अराउंड का टाइम हम लेते हैं। और जैसे अगर रूलर्स के बारे में है या फिर उनके पॉलिसीज़ के बारे में है तो हिस्टोरियन ने क्या लिखा, किसी राजा के बारे में लिखा, कब उसको क्राउन हुआ, कब किस साल में उनका शादी हुआ और कब उनका बच्चा हुआ और कब वो कोई खास युद्ध लड़े और कब उनकी मृत्यु हो गई। तो ईयर जो था वो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट होते गया और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद जो अगला जो शासक बना तो बता दिया गया कि हाँ जी इस समय उनकी मृत्यु हो गई, तो अगला जो शासक बना वो सिंहासन पे बैठा। तो ये सब जो इवेंट्स हैं ये हमें स्पेसिफिक डेट नहीं बताती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक ज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिक डेट होगा। तो हिस्ट्री जो है ये डिबेट्स और डेट्स जो है वो मतलब कि जारी रहेगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो जैसा आप लोग देखोगे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में कि पिछले कुछ जैसे 2 सालों में हिस्ट्री जो है वो किस चीज़ के बारे में था जो हम लोग पढ़े थे बुक में, तो बहुत सारे इश्यूज़ थे, बहुत सारे जो दूसरे क्वेश्चंस थे, किस तरीके से लोग अपना जीवन जीना शुरू किए, कैसे वो लोग अपना प्रोड्यूस करते थे, मतलब जो क्रॉप्स रहता था क्या वो खाते थे, कैसे सिटीज़ डेवलप्ड हुआ, कैसे मार्केट आया और कैसे किंगडम्स जो थे वो बने और कैसे नया नया विचार उनके अंदर हुआ, कैसे जो कल्चर और सोसाइटी में चेंज हुआ। तो किस डेट को, तो ये जो क्राइटेरिया है जो डेट चूज करने का, तो कैसे डेट चूज करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो डेट हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं या फिर जो डेट होता है वो पास्ट में कोई स्टोरी होता है उसी के चारों तरफ घटता है और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट, खुद से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये कब वाइटल होता है, तो जब हम फोकस करते हैं किसी पार्टिकुलर सेट्स पे या फिर कोई जो इवेंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स किसी समय घटा मतलब घटित हुआ, उसी के चारों तरफ जो भी घटनाएं घटी उस पीरियड में उसको हम उसी डेट से कंसीडर कर करके और बता देते हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो चेंज पे होगा कि कब कौन सा बदलाव आया और कैसे कैसे नए इशूज हुए, कैसे नए इशूज का शुरुआत हुआ। तो एक नए जो डेट का सेट है वो हमारे सामने आ जाएगा, जो क्योंकि वो जो राजा था वो क्या क्या बदलाव लाया, तो जब सिंहासन पे बैठेगा वो राजा बनेगा उसके बाद ही बदलाव लाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने डेट सेट कर दिया है और हमें वो जो डेट है वो सिग्निफिकेंट लगने लगता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हिस्ट्री जो लिखा गया यानी कि ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया जो लिखा गया वो किसके बारे में है, तो हर एक जो गवर्नर जनरल उस समय के थे उनके बारे में। और ये जो हिस्ट्री जो शुरू हुआ वो फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से शुरू हुआ और ख़त्म हुआ कब से, तो लास्ट वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ आकर के ख़त्म हुआ। तो अलग अलग चैप्टर में हम लोग इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो कौन कौन से आए थे, तो वारेन हेस्टिंग्स, वेल्से, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लैटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग्स, एडविन, ये सारे। और ये जो है सक्सेशन मतलब एक के बाद एक जो गवर्नर जनरल आते रहे उसके बाद वायसराय आए, ये ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कोई गैप नहीं होता था। तो इसीलिए क्या करते थे कि उनका शासनकाल यहाँ तक ख़त्म हुआ, उसके बाद जो आएंगे वो अगले आ जाएंगे। तो उसी डेट से हम लोग रिलेट कर दिए हैं हिस्ट्री के बुक्स को, यानी सभी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और जो जो एक्टिविटीज़ हुई, जो पॉलिसीज़ हुई और जो अचीवमेंट्स आए उस समय में उनको भी हम उनके जो शासनकाल था उससे रिलेट कर दिए हैं। और यदि देखा जाए तो इसके बाहर का कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ नहीं है, जो हमें जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो अब क्या है कि जो लाइफ्स हैं बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में, मतलब ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री का उसको किस तरीके से बताया गया है। तो हम लोग जो है अब हिस्ट्री को क्या अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं या फिर कैसे हम लोग फोकस करेंगे किसी एक्टिविटीज़ को जो अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा किया गया है और इंडियन सोसाइटी में जो दूसरे ग्रुप्स किए, मतलब जो हमारे गवर्नर जनरल नहीं थे उनके अलावा जो किए हैं, तो उनको हम कैसे रिलेट करेंगे या फिर उन जो एक्टिविटीज़ है उनको हम कैसे दर्शाएंगे, कैसे दिखाएंगे। तो जब हम हिस्ट्री लिखना शुरू करते हैं या फिर कोई भी स्टोरी, तो इसको हम चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो हर एक जो चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है और ये हमें कहानी इस तरीके से कहानी बताता है कि उससे कोई सेंस निकले और उसके बाद हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोग फोकस करते हैं केवल उन्हीं इवेंट्स को जो कि हमारे स्टोरी टेलिंग को शेप करने में, मतलब उसको बनाने में मदद करेगा। हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं करते हैं। और हिस्ट्री भी जो है वो रिवॉल्व करती है ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के एक्टिविटीज़ के ऊपर
और इसमें जो इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ थी वो सिंपली मतलब उसको हम शामिल नहीं करते हैं, कोई इसमें जगह नहीं देता है, क्योंकि गवर्नर जनरल के बारे में बता रहे हैं तो उन्हीं के बारे में और उनसे जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हुई जो अगर इंडियंस किए तो उसको हमें बताना पड़ता है। तो तब हम कैसे और क्या कर सकते हैं, तो हमें दूसरे फॉर्मेट मतलब हिस्ट्री का जो दूसरा फॉर्मेट है हमारा उसको जानना पड़ेगा, तभी हम दूसरे के बारे में जानेंगे। तो यानी कि इसका मतलब है कि ओल्ड डेट जो है वो अब ज़्यादा महत्व नहीं रहा पुराने वाले से, तो एक नया सेट ऑफ डेट हमारे सामने आ जाएगा और अब वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग अब पीरियोडाइज किए हैं, यानी कि उसको अवधि बनाए हैं, उसका पीरियड बनाए हैं। तो 1817 में जेम्स मिल जो थे वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने 3 वॉल्यूम पब्लिश्ड किया अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब वो स्कॉटिश थे। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिश इंडिया का जो हिस्ट्री था उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के शासनकाल में। और ये जो पीरियडाइजेशन था उसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो क्या इससे भी कोई प्रॉब्लम आया कि इंडियन हिस्ट्री को क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं? तो क्यों हम लोगों ने कोशिश किया इनको इन 3 तरीके से बांटने में, और क्या क्या हमने प्रयास किया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समय के साथ हमने कैप्चर किया इस हिस्ट्री में, तो इसका सेंट्रल फीचर क्या था जो हमें दिखाया गया। तो ये जो टर्म्स है जो पीरियोडाइज है ये हमारे लिए क्या है, तो ये हमें अलग अलग जो डिफरेंस है अलग अलग पीरियड में उसके बारे में बताता है और यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या करता है कि हमारे आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा आइडिया पास्ट को लेकर के क्या था, हमारा क्या विचार था, वही हम हिस्ट्री में लिख देते हैं। यानी कि ये सिंपली क्या है, तो स्टोरी है और ये हमें बताता है कि कैसे जो बदलाव हैं यानी कि समय दर समय जो पीरियड दर पीरियड जो चेंजिंग हुए हैं वो हमारे आइडियाज़ के लिए कितने मतलब हमारे आइडियाज़ को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारे लिए कितने वो महत्वपूर्ण हैं। तो वही जो मिल जो हैं जेम्स मिल वो ऐसा सोचते हैं कि एशियन सोसाइटीज़ जो थी वो बहुत ही लोअर थी, यहाँ का सिविलाइजेशन जो था वो बहुत ही निम्न था यूरोपियों के मुकाबले। और उनके कहने के अनुसार हिस्ट्री जो है ब्रिटिश के भारत आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम जो थे वो शासन करते थे और यहाँ राजनीतिक इंटॉलरेंस था, यानी कि भेदभाव था बहुत ज़्यादा, कास्ट से रिलेटेड भी था, बहुत सारे जो अंधविश्वास थे वो यहाँ पे फैले हुए थे ब्रिटिश के आने से पहले अकॉर्डिंग टू मिल। और ब्रिटिश रूल के लिए मिल क्या विश्वास करते हैं कि जो इंडिया है वो जो सिविलाइज नहीं हो सकता था ब्रिटिश रूल के बिना, यानी कि ब्रिटिश रूल ही उसको सिविलाइज किए, उसको सभ्य बनाए। और ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी था कि यूरोपियन जो तौर तरीका है, यूरोपियन जो कला है, वहाँ का इंस्टीट्यूशन है और यूरोपियन जो कानून है उसको भारत में लाया जाए। और मिल जो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ब्रिटिश जो था उसने भारत के जो भी टेरिटरीज थे उस पर कंक्योर नहीं किया, मतलब उस पर कब्जा नहीं किया। वो किया क्या कि भारत के लोगों के अंदर खुशी लाया, उनको संपन्न बनाया। और इंडिया जो है अगर ब्रिटिश मदद नहीं करता तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो उनके आइडिया में हिस्ट्री ऐसा, यानी उन्होंने किया क्या कि अपने थॉट्स को बता दिया, जो बुक लिखा उसमें अपने सोच को बता दिया। और ब्रिटिश रूल जो था वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बहुत सारे जो प्रोग्रेस हैं, जो बहुत सारे सिविलाइजेशन है उसके बारे में। तो जो ब्रिटिश रूल का जो पीरियड था बिफोर वाज वन ऑफ डार्कनेस, उनके हिसाब से कि ब्रिटिश रूल से पहले का जो समय था इंडिया में वो अंधकार वाला समय था। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या अभी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इंडिया जो था वो सिविलाइज नहीं करता अगर ब्रिटिश यहाँ नहीं आते। तो अगर किसी केस में अगर देखा जाए तो कैसे हम लोग पीरियड को हिंदू और मुस्लिम के तरीके से बांट सकते हैं। यदि हम ये वैरायटी करें विश्वास में तो उस समय क्या इस तरीके का बदलाव होगा और क्या इस तरीके से किसी भी एज को यानी किसी भी पीरियड को कैरेक्टराइज करना संभव है, क्योंकि केवल रूलर के हिसाब से, यानी जो शासक है वो किस धर्म का है उसी से हम लोग कह दिए। क्योंकि अगर शासक हिंदू होगा तो थोड़ी ना जितना भी प्रजा है वो सारा हिंदू ही होगा, दूसरे भी होंगे। तो उनका क्या कल्चर था, वो कैसे चीज़ों को मानते थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस करते थे, उनके बारे में यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। अगर इस तरीके से हम हिस्ट्री को बांटेंगे हिंदू और मुस्लिम को लेकर के तो उनका कोई मैटर ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि
बाकी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्या क्या प्रैक्टिसेस करते थे, कैसे जीते थे, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा अगर हम धर्म के आधार पे बांटना शुरू कर दें। तो हमें रिमेंबर करना पड़ेगा उन रूलर्स के बारे में भी, यानी एंशियंट रूलर्स के बारे में, और उनका कैसा फेथ था, कैसा विश्वास था, वो सभी हमें जानना होगा। तो अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर दूर जाते हैं, जैसे कि ब्रिटिश ने इंडिया को क्लासिफाई किया, तो हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांट दिया, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल का इतिहास, और मॉडर्न यानी आधुनिक काल का। और ये डिवीज़न जो है इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पीरियडाइजेशन जो है ये इस तरीके का वो वेस्ट से लिया गया है, यानी पश्चिम से, जहाँ की मॉडर्न पीरियड जो है उसको ग्रोथ के हिसाब से बांटा जाता है, जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी के हिसाब से। तो मिडाइवल पीरियड जो है वो इस तरीके का सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है जो कि मॉडर्न सोसाइटी नहीं था। तो क्या हम अनसर्टेनली एक्सेप्ट कर सकते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कि मॉडर्न पीरियड जो है वो अभी हमारा जो पीरियड है स्टडी का, जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको बताता है? और हम लोग क्या ये कहेंगे कि जो अंडर ब्रिटिश रूल जो था उस समय लोगों को इक्वलिटी था, यानी समानता का अधिकार था? क्या लोग स्वतंत्र थे? तो नहीं, इस पीरियड में, और इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी नहीं हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं इस समय को कॉलोनियल रूल कहते हैं, यानी कि उपनिवेशिक शासन। यानी वो कहते थे कि हम आपका विकास करने आए हैं, लेकिन वो कर क्या रहे थे? तो यहाँ के लोगों का दोहन कर रहे थे। तो अब व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल है क्या? तो इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश किस तरीके से आया, भारत पे आक्रमण किया, अपना भारत पे कॉन्क्योर किया, मतलब कब्जा जमाया, और जो रूल था वो अपना रूल कैसे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, और लोकल नवाब और राजाओं को कैसे हटा दिया गया, और किस तरीके से यहाँ का इकोनॉमी पे कंट्रोल किया, सोसाइटी पे कंट्रोल किया, यहाँ से कैसे वो कर्ज मतलब यहाँ से कैसे वो टैक्स लेता था, कलेक्ट करता था और अपने खर्च चलाता था, और यहाँ जो भी गुड्स होते थे उनको कम पैसे पे ख़रीद लेता था, खास करके प्रोड्यूस गुड्स को ख़रीदता था और उसको एक्सपोर्ट कर देता था। तो इन चेंजेस के आधार पे हम लोग अब समझेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था, और हम लोग जानेंगे कि जो ब्रिटिश रूल के कारण जो चेंज हुआ वो हमारे वैल्यूज़ को, हमारे टेस्ट को, हमारे कस्टम्स को और प्रैक्टिसेज में कितना बदलाव लाया। और एक जो कंट्री है अगर दूसरे कंट्री के द्वारा अगर इस तरीके से दूसरे कंट्री पे शासन होता है दूसरे कंट्री का, तो कैसे कैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल बदलाव वहाँ पे आते हैं। और यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को कॉलोनाइजेशन कहा गया है। तो और आगे भी इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो कैसे हम लोग जाने इन सारी चीज़ों के बारे में, यानी 250 ईयर्स तक का इंडियन हिस्ट्री कैसे हम लोग लिख पाएँ? तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, तो जो भी जो संस्थाएं थी, मतलब जो प्रशासनिक कार्यालय थे, वो करते क्या थे कि रिकॉर्ड्स करते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो ब्रिटिश का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी ब्रिटिश जो प्रशासन था उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड। ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि जो लिखने का जो एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक जो सुझाव दिया जाता था, जो भी प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले उनको लिखा जाता था, और एक बार जब ये हो जाता था तो उसको प्रॉपरली स्टडी किया जाता था और उस पर विवाद होता था कि हाँ ये जो डिसीजन है या फिर जो ये प्लान है इसको फॉलो कराया जाए या नहीं। और ये जो यहाँ से क्या होता था, जो कन्विजन प्रोड्यूस होता था, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बन गया, बहुत सारे चीज़ों में यूज होने लगा। राइटिंग का मेमोज बनता था, नोटिंग्स, किसी को नोट देना है या फिर रिपोर्ट देना है या कोई भी चीज़ लिखना है तो वो लिख करके उसका रिकॉर्ड बनाया जाता था। और ब्रिटिश ऐसा फील करते थे, ऐसा महसूस करते थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स और लेटर को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम भी बनाया था, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन से वो लगा हुआ था। विलेज तहसीलदार का जो ऑफिस था, कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, और जो भी प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स थे, लॉ कोर्ट्स थे, सबका रिकॉर्ड रूम था। और स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जैसे कि आर्काइव्स बनाया गया, म्यूजियम, जहाँ की इन रिकॉर्ड्स को, इम्पॉर्टेंट जो रिकॉर्ड्स थे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था। लेटर्स और मेमोज जो थे वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भेजे जाते थे, बहुत ही मतलब 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, और उसको अभी भी पढ़ा जा सकता है, वो अभी भी रखा हुआ है। और आप ये भी स्टडी करोगे कि किस तरीके से जो नोट्स है, रिपोर्ट्स है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स कैसे प्रिपेयर करते थे, आर्काइव्स में जा करके देख सकते हैं, और क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसमें दिया जाता था, क्या क्या निर्देश दिया जाता था ऑफिशियल्स के द्वारा, और कैसे वो जो निर्देश रहते थे वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर
के पास भेजा जाता था। तो अर्लियर में मतलब 19वीं सेंचुरी के शुरुआती समय में डॉक्यूमेंट जो था उसको बहुत ही सावधानी से कॉपी किया जाता था और बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा जाता था। किनके द्वारा? तो कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। और कैलीग्राफिस्ट होते कौन हैं? तो वैसे लोग जो कि बहुत अच्छा राइटिंग लिखने में समर्थ होते हैं, मतलब जिनका बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग होता है। और मिडिल 19वीं सेंचुरी आते आते जब प्रिंटिंग का स्प्रेड हुआ, प्रिंटिंग का फैलाव हुआ, तो बहुत सारे कॉपीज अब बनने शुरू हो गए और इनका रिकॉर्ड जो था वो प्रिंटेड होने लगा और हर एक गवर्नमेंट जो ऑफिस था वहाँ पे अब रिकॉर्ड जा कर के रखा जाने लगा। अब सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट हो गया उस समय में? सर्वे तो प्रैक्टिस जो सर्वे का था वो कॉमन था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के समय में, मतलब वो सर्वे करवाते थे। ब्रिटिश का ऐसा मानना था कि कंट्री को अच्छे से जानने के लिए, वहाँ इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वे बहुत ही ज़रूरी है। तो अर्ली 19वीं सेंचुरी में एक डिटेल सर्वे हुआ, कैरी किया गया, और जिससे कि पूरे कंट्री का एक मैप बनाया गया, एक नक्शा बनाया गया। गाँव में भी सर्वे किया गया कि किस गांव से कितना हम लोग टैक्स ले सकते हैं, ये सर्वे हुआ। उस वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसका टोपोग्राफी कैसा है, मतलब पहाड़ है, पठार है, क्या है, उसके बारे में जानकारी हुई। सॉइल का क्वालिटी, वहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन से जानवर हैं, लोकल हिस्ट्री के बारे में, कैसा क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब कौन से फसल होते हैं, इन सब चीज़ों जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी उन हर एक रीजन का वो सब उन्होंने कलेक्ट किया। और 19वीं सेंचुरी के अंत तक सेंसस ऑपरेशन भी, मतलब जनसंख्या भी शुरू हो गया। हर एक 10 साल पे जनसंख्या होता था, यानी कि लोगों की गणना होती थी, जनगणना जिसको हम लोग कहते हैं। और ये इससे एक डिटेल रिकॉर्ड प्रिपेयर किया गया जिसमें बहुत सारे लोग प्रोविंसेस ऑफ इंडिया के, मतलब कितने नंबर्स ऑफ पर्सन्स हैं, कितने पीपल हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इन्फॉर्मेशन भी उनको मिला किसके बारे में? तो कितने कास्ट के लोग हैं, कौन कौन से रिलीजन के लोग हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, उन सब के बारे में। उसके बाद और भी सर्वे हुआ, तो बॉटनिकल सर्वे, पेड़ पौधों से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो जो था वो हमें क्या नहीं बताता है, बहुत सारी चीज़ें तो बताता है लेकिन क्या नहीं बताता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो भी ऑफिशियल्स थे, जो भी वहाँ के जो लोग थे ऑफिसर, वो क्या सोचते थे, वो क्या बतलाना चाहते थे और क्या उनके हिसाब से सही चीज़ था, वही इन रिकॉर्ड्स में रहेगा, मतलब उनके इंटरेस्ट की चीज़ें। तो ये हमें पूरी तरीके से समझने में मदद नहीं कर सकता है कि उस समय के जो लोग थे देश के, वो क्या सोचते थे और उनके जो कार्य वो किए उस समय, उनके पीछे क्या क्या कारण थे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें अब कुछ और दूसरे सोर्स को भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो सोर्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको ढूंढना और इनके बारे में इनसे रिकॉर्ड बनाना बहुत ही मुश्किल है ऑफिशियल रिकॉर्ड के कंपेयर में। तो ये कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों के डायरी, जो डायरीज लिखते थे, कुछ लोग जो यात्रा करते थे उनसे, फिर बहुत सारे लोगों का ऑटोबायोग्राफी, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का, कुछ पॉपुलर बुकलेट्स जो कि उस समय बिकते थे लोकल बाज़ार में। और जब प्रिंटिंग स्प्रेड हो गया था तो न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता था, इन सब चीज़ों से, और जो लोग वाद विवाद करते थे वो न्यूज़पेपर में रहता ही होगा। लीडर्स और जो समाज सुधारक हो गए, उन्होंने भी बहुत सारे आइडियाज़ लिखे थे, बहुत सारे पोएट्स थे, नॉवलिस्ट थे, उन्होंने अपने फीलिंग्स को लिखा। इन सब से हमें जानकारी मिल सकती है। लेकिन ये जो सोर्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते थे किनके द्वारा? तो जो लोग पढ़े लिखे होते थे वही ये सोर्स प्रोड्यूस करते थे। तो हम लोग अभी भी हिस्ट्री को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं अगर हम ट्राइबल या फिर पीजेंट्स के बारे में जानना चाहें, मतलब जो जनजातीय लोग हैं या फिर जो खेतिहर मजदूर हैं, क्योंकि वो तो उस समय लिखते नहीं थे। और अगर हम और भी जानना चाहें कि जो खदान में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो गलियों में रहने वाले जो गरीब हैं, उनके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे और ये जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो इससे हम लोग क्या जान गए? तो थोड़ा बहुत हम लोग प्रयास करके इस चीज़ को हम लोग जान चुके हैं और भी अधिक इन सब चीज़ के बारे में, यानी कॉलोनियल पीरियड के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।